सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मेरे प्यारे यूजी सेमेस्टर 4 के मेरे स्टूडेंट्स, आपके लिए आज हम इस वीडियो में CC10 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का भी चर्चा करेंगे और उस टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे जहां से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। टॉपिक नंबर 1 जो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है वो है क्रीमिया का युद्ध। प्यारे स्टूडेंट्स, क्रीमिया का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। यदि आप रूस का इतिहास पढ़ते हैं, पहला टॉपिक यही है आपका CC10 का। तो आपको देखना है कि क्रीमिया का युद्ध का कारण क्या था, वो पॉइंट आपको जानना है, ईस्वी जानना है। जैसे क्रीमिया का युद्ध का जो टाइम पीरियड है वो 1854 से लेकर के 56 ईस्वी, ये डेट आपको याद रखना है। कारण क्या थे, तो क्रीमिया युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण आपका हो गया तुर्की के सुल्तान की अयोग्यता। तुर्की के जो सुल्तान थे उसके अंदर उसकी अयोग्यता थी, कमी थी, योग्य नहीं थे, ये पहला कारण है। दूसरा है विभिन्न देशों के परस्पर विरोधी स्वार्थ, एक दूसरे देश के स्वार्थ आपस में टकरा रहे थे, ये भी एक कारण है। तीसरा है रूस की महत्वाकांक्षी एवं विस्तारवादी नीति, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और चौथा है जेरूसलम की समस्या। जेरूसलम की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट समस्या था, है ना, ये भी एक जो है सो क्रीमिया युद्ध का कारण था। पांचवा है इंपॉर्टेंट कारण क्रीमिया युद्ध के, वो है रूस द्वारा ईसाई प्रजा पर संरक्षण की मांग, ये इंपॉर्टेंट कारण थे। छठा जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है इंग्लैंड की अस्पष्ट नीति। इंग्लैंड की अस्पष्ट नीति भी यानी ये क्रीमिया युद्ध के लिए महत्वपूर्ण कारण है। सातवां है फ्रांस का दबाव, एक इंपॉर्टेंट कारण था। और आठवां जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है तात्कालीन कारण, रूस द्वारा मोल्डेविया तथा बॉल्वेशिया पर आक्रमण करना ही ये तत्कालीन कारण था क्रीमिया युद्ध का। किसके द्वारा? रूस द्वारा मोल्डेविया तथा बॉल्सिया पर आक्रमण करना ये तत्कालीन कारण था क्रीमिया युद्ध का। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्रीमिया युद्ध को बहुत अच्छे से कर लेना है। कारण, कब ये प्रारंभ हुए, है ना, युद्ध की जो प्रमुख घटनाएं था उसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेना है। साथ ही आपको देखना है कि क्रीमिया युद्ध के बाद जो है ना, कौन कौन सी जो है सो संधि हुई। जैसे पेरिस की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि क्रीमिया युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ। तो क्रीमिया युद्ध के अंत जो है पेरिस के संधि से हुआ। कौन सी संधि से हुआ? पेरिस की संधि से हुई। ठीक है, और यह संधि जो है 25 फरवरी 1856 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में नेपोलियन तृतीय की अध्यक्षता में इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की और पिरामिड सार्डिनिया के प्रतिनिधि ने संधि की शर्तों पर विचार करने हेतु एकत्र हुए और 30 मार्च 1856 ईस्वी को सभी देशों ने इस संधि पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिस की संधि, इसके माध्यम से जो है क्रीमिया युद्ध का अंत होता है। क्रीमिया युद्ध का प्रभाव क्या हुआ, इसको भी आपको जानकारी रखना है। तो तुर्की का लाभान्वित होना, तुर्की जो है सो इसमें लाभान्वित रहे। दूसरा है रूस के पश्चिम में साम्राज्यवादी विस्तार पर रोक। रूस का जो साम्राज्यवादी विस्तार चल रहा था पश्चिम क्षेत्र में, वो थोड़ा रुका। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रभाव हुआ इंग्लैंड को जन धन की हानि होना। इसका प्रभाव जो है इंग्लैंड का जो है सो जन धन की हानि होना। और चौथा जो इंपॉर्टेंट प्रभाव हुआ वो फ्रांस की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुआ। प्यारे स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए ये क्रीमिया युद्ध का जो अंत हो रहा है, देख रहे हैं पेरिस में हो रहा है संधि, तो फ्रांस की प्रतिष्ठा में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। और ऑस्ट्रिया को कोई लाभ प्राप्त ना होना, इसका सबसे बड़ा परिणाम जो है सो प्रभाव हुआ कि ऑस्ट्रिया को कोई लाभ प्राप्त ना होना। और नेक्स्ट जो इसका प्रभाव रहा रूस और प्रसा की मित्रता का प्रारंभ। प्रसा, प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए जर्मनी का है। प्रसा के नेतृत्व में ही यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था, आप बिस्मार को नहीं भूलिएगा। तो रूस और प्रसा की मित्रता का प्रारंभ हुआ ये क्रीमिया युद्ध के बाद।
ठीक है। और क्रीमिया युद्ध का थोड़ा सा महत्व आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है। आप क्रीमिया युद्ध को पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है इस प्रश्न से। तो इस प्रश्न से, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि क्रीमिया युद्ध का आपको डेट पूछा जा सकता है कि क्रीमिया युद्ध कब हुआ। तो 1854 अभी जो मैंने बताया उस डेट को याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि क्रीमिया युद्ध का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ, उसका तात्कालीन कारण क्या था। ये आपका जो है सो आपका इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया किसके द्वारा, रूस द्वारा, है ना। रूस द्वारा मोल्डेविया तथा बोल्सिया पर आक्रमण हुआ। और इससे एक और प्रश्न बन सकता है कि पेरिस की संधि कब हुई, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, 30 मार्च 1856 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ऑब्जेक्टिव बनने की प्रबल संभावना है। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये बन सकते हैं कि किसे यूरोप का बीमार आदमी के नाम से जाना जाता है। किसे यूरोप का बीमार आदमी के नाम से जाना जाता है, इसका उत्तर होगा तुर्की साम्राज्य को बीमार जो है सो आदमी के नाम से जाना जाता है। ऑटोमन इंपायर कहा जाता था किसको, ऑटोमन इंपायर जो है तुर्की साम्राज्य को कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, तो ये क्लियर हो गया 1854 से 56। क्रीमिया युद्ध का तात्कालीन कारण भी मैंने आपको बताया। युवा तुर्क क्रांति कब हुई, युवा तुर्क क्रांति जो है 1908 ईस्वी में हुई, है ना। इस तरह का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम बाल्कन युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, 1912 ईस्वी में हुआ। किस संधि से क्रीमिया युद्ध का समाप्त हो गया, अभी आपको मैंने बताया पेरिस की संधि के द्वारा हुआ। बुखारेस्ट की संधि कब संपन्न हुई, 18 अगस्त 1913 ईस्वी को, एकदम याद रखिएगा। 18 अगस्त 1913 ईस्वी को बुखारेस्ट की संधि हुई, ठीक है। चलिए, लंदन की संधि संपन्न हुई 30 मई 1913 ईस्वी को, ठीक है। दास प्रथा को, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दास प्रथा को समाप्त करने वाला रूसी जार कौन था, तो ये थे अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो थे, इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया। एक प्रश्न आपको घुमा के पूछ सकता है, किस जार को मुक्तिदाता जार कहा जाता है। अरे भैया, किससे मुक्त कर रहा है, दास प्रथा से, दास व्यवस्था से मुक्त कर रहा है, इसीलिए इनको मुक्तिदार कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी होगा आपका जार अलेक्जेंडर द्वितीय, इनको जो है सो मुक्तिदाता जार कहा जाता है। इसने क्या किया, दास प्रथा को समाप्त किया। शून्यवाद या निहिलिस्ट आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, तुर्गनेव, क्या नाम था इसका, तुर्गनेव। चलिए, बैंक ऑफ रशिया की स्थापना कब हुई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1861 ईस्वी में बैंक ऑफ रशिया की स्थापना हुई। पोलैंड का विद्रोह देखिए 1863 ईस्वी में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस तुर्की युद्ध, ये आपका सिलेबस में मेंशन है, रूस तुर्की युद्ध का प्रारंभ जो है 1877 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि रूस तुर्की युद्ध का अंत किस संधि से हुआ, तो यह है सैन स्टीफेनो की संधि। सैन स्टीफेनो की संधि के द्वारा जो है रूस और तुर्की के बीच जो युद्ध हो रहा था वो समाप्त हो गया। तो कौन संधि के द्वारा, सैन स्टीफेनो की संधि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जब सैन स्टीफेनो की संधि हम बोल रहे हैं, तो सैन स्टीफेनो की संधि कब हुई, तो मार्च 1879 ईस्वी, मार्च 1879 में इस संधि हुई थी। नेक्स्ट है, रूस तुर्की युद्ध के समय रूस का जार था, ये आपका प्रश्न बन सकता है। तो अलेक्जेंडर द्वितीय थे, जब रूस और तुर्की के बीच युद्ध हो रहा था तो उसमें यहां के जो शासक थे रूस के, वो थे जार अलेक्जेंडर द्वितीय। कुस्तुतुनिया में सम्मेलन का आरंभ कब हुआ, 23 दिसंबर 1876 ईस्वी को। एक इंपॉर्टेंट बन सकता है कि बर्लिन कांग्रेस का आयोजन कब किया गया, 1878 ईस्वी को, एकदम याद रखिएगा, 1878 ईस्वी को बर्लिन कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। आगे है, बर्लिन कांग्रेस का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया, बर्लिन कांग्रेस का अध्यक्ष जो है बिस्मार्क को मनोनीत किया गया था। किसको मनोनीत किया गया था, बिस्मार्क को मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी हाउस बबल किसकी पुस्तक है, कॉफी हाउस बबल जो है
ग्लैडस्टेन की पुस्तक है। किसकी है? ग्लैडस्टेन की पुस्तक है। 3 सम्राटों के गुट की स्थापना कब हुई थी? ये आपका है 1881, याद रखिएगा 1881 को। रूस और फ्रांस के बीच द्विवर्गीय संधि, रूस और फ्रांस के बीच जो है सो संधि जो हुई थी, द्विराष्ट्रीय संधि, वो है 1893-94 ईस्वी। आगे कि फादर एंड सन्स उपन्यास का लेखक कौन है? ये तुर्गनेव है। कौन है? तुर्गनेव है। आगे कि खूनी रविवार का घटना कहां घटित हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग। खूनी रविवार की घटना जो है सेंट पीटर्सबर्ग में घटित हुआ था। 1905 ईस्वी की जो रूसी क्रांति थी उसकी तात्कालीन कारण क्या थे? ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ये था रूस जापान युद्ध। 1904 में रूस की पराजय, जो रूस और जापान की युद्ध हुई है जिसमें रूस की पराजय हो गई एक छोटा सा देश से, यही 1905 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ इसका तात्कालीन कारण था। ये जो मैंने आपको बताया खूनी रविवार जो सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, ये आपका घटना घटा था 22 जनवरी 1905 ईस्वी को। 22 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार की घटनाएं हुई थी। पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी 5 सितंबर 1905 ईस्वी को। 5 सितंबर 1905 ईस्वी को। और बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी को। ये आपका कुछ ऑब्जेक्टिव है और कुछ ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपको लेनिन से, स्टालिन से, उसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन में क्रीमिया युद्ध के कारण परिणाम, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका अभी जो मैंने आपको बताया रूस तुर्की युद्ध का भी जो है सो आपका शॉर्ट में आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बाल्कन एक बहुत बड़ी बाल्कन युद्ध हुआ है, बाल्कन युद्ध से भी आपका प्रश्न आने की संभावना है। आप थोड़ा सा जार अलेक्जेंडर द्वितीय को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जार अलेक्जेंडर के द्वारा जीवनी, थोड़ा खासकर इनके द्वारा जो सुधार किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सुधार किए गए हैं। ठीक है, कि क्या क्या इनके द्वारा सुधार किया गया जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत सारे सुधार है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या सुधार है, जैसे देखिएगा, अलेक्जेंडर द्वितीय ने राजनीतिक अपराधियों को क्षमा कर दिया, उन्हें कैद से रिहा कर दिया, ये पहला काम किया उसने। निकोलस प्रथम के शासन काल में निकोलस प्रथम के विरुद्ध विद्रोह के कारण साइबेरिया, ठीक है, डिकोब्रेस्टो को जार अलेक्जेंडर ने मुक्त कर दिया। विदेशी यात्रा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। सेंसर प्रणाली में ढील दिया। 5वां है विश्वविद्यालयों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया। दास प्रथा का अंत किया जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। तो प्यारे मेरे स्टूडेंट सेमेस्टर 4 के, आप लोग जार अलेक्जेंडर द्वितीय के विषय में थोड़ा सा इनके बायोग्राफी, इनके जीवनी के विषय में आपको पढ़ लेना है कि इन्होंने क्या क्या किया है ना। रूस के इतिहास में इनका बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि उन्होंने दास प्रथा का अंत किया था और इनको मुक्ति जार के भी संज्ञा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। शॉर्ट और लंबा में भी प्रश्न इसका आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो है रूस तुर्की युद्ध, इसको थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। खासकर अभी जो मैंने बताया सेंट स्टीफेनो की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बर्लिन कांग्रेस आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बर्लिन कांग्रेस में क्या हुआ, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी। तो प्यारे स्टूडेंट, बिस्मार्क की अध्यक्षता में 13 जून 1878 ईस्वी को बर्लिन में सेंट स्टीफेनो की संधि पर पुनर्विचार करना था। जो सेंट स्टीफेनो की संधि हुई थी, आपको मालूम होना चाहिए रूस तुर्की युद्ध के बाद, है ना, तो उस पर पुनर्विचार करना था, फिर से विचार करना था, के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस संधि पर पुनर्विचार करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में इंग्लैंड की ओर से प्रधानमंत्री डिजरेली, विदेश मंत्री सैलिसबरी तथा ऑल्डो रसल, रूसी प्रतिमंडल में विदेश मंत्री है न गोचकाओ, ऑस्ट्रिया का मुख्य विदेश मंत्री एंड्रेसी, फ्रांस का विदेश मंत्री वाडिगटन एवं इटली के विदेश मंत्री काउंट कोर्टी था। सभी देश के लोग इसमें लगभग भाग लिए थे। सम्मेलन में सबसे खराब स्थिति तुर्की के मेहमत अली तथा काटुरत पाशा की थी। सबसे कमजोर स्थिति, जो हारे हुए निर्बल देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे, हारे हुए निर्बल देशों के। रूस तुर्की युद्ध में किसकी विजय हुई? रूस की विजय हुई, तुर्की की हार हुई। तो वो तो जो रूस का तुर्की का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो तो निर्बल राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कौन था? मेहमत अली।
इस सम्मेलन में बिस्मार्क ने ईमानदार दलाल के रूप में कार्य करने का आश्वासन दिया। किसके रूप में? ईमानदार दलाल के रूप में कार्य करने का आश्वासन दिया। 13 जून 1878 ईस्वी को बर्लिन सम्मेलन आरंभ हुआ। सम्मेलन में डिज़रेली और बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यानी बर्लिन सम्मेलन में सबसे ज्यादा भूमिका यदि कोई व्यक्ति ने भूमिका देने का काम किया तो वो थे बिस्मार्क और डिज़रेली, जो इंग्लैंड के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और आपको जानकारी होना चाहिए ये आप बिस्मार्क है ना, इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। जर्मनी के एकीकरण में इनका बहुत ज्यादा योगदान था। तो ये दोनों व्यक्ति का सबसे बड़ा रोल था बर्लिन सम्मेलन जो 1878 ईस्वी में हुआ था। किस लिए हुआ? सैन स्टीफेनो की संधि जो हुई थी रूस तुर्की युद्ध के बाद, उस पर उसके जो प्रावधान थे उस पर पुनर्विचार करने के लिए हुआ था। क्यों हुआ था? पुनर्विचार करने के लिए हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए, कुछ समय पश्चात यूनान और रोमानिया के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में भाग लेने का अवसर दिया गया। सैन स्टीफेनो की संधि की शर्तों पर विचार करने के बाद जो निर्णय लिया गया उन्हें बर्लिन की संधि के रूप में स्वीकार किया गया। जो निर्णय लिया गया उसके बाद उसको बर्लिन की संधि के रूप में स्वीकार किया गया। बर्लिन की संधि पर 13 जुलाई 1878 ईस्वी को शाम 4 बजे महल में हस्ताक्षर किए गए। कब? ये डेट को याद रखिएगा, 13 जुलाई 1878 ईस्वी को इसमें सिग्नेचर लोग कर दिए कि यही इसमें प्रस्ताव होगा। अब क्या है, बर्लिन सम्मेलन की मुख्य धाराएं ये है, निर्णय लिए गए। बल्गारिया का विभाजन किया गया। क्या किया गया? इसमें निर्णय लिया गया बल्गारिया का विभाजन कर दिया गया। रूस के प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऑस्ट्रिया को इसमें फायदा हुआ। मॉन्टीनीग्रो की स्वतंत्रता मिली। 5वां है, सर्बिया के साम्राज्य में वृद्धि हुई। रोमानिया की स्वतंत्रता मिली। इंग्लैंड को लाभ इसमें मिला। क्या मिला भाई? इंग्लैंड को साइप्रस पर अधिकार करने तथा प्रशासन चलाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें डिज़रेली महोदय खुद इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, इसलिए इसमें इंग्लैंड को फायदा हुआ। क्या मिला इंग्लैंड को? इंग्लैंड को साइप्रस पर अधिकार करने तथा प्रशासन चलाने का अधिकार मिला। 8वां जो इंपॉर्टेंट इसमें बातें थी, तुर्की को धार्मिक स्वतंत्रता, तुर्की को जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। इटली को क्या मिला? इटली ने भी अल्बानिया और ट्रिपोली पर अपने दावे का संकेत दिया कि मेरा इस पर अधिकार है, किंतु उसे स्थान नहीं दिया गया। फ्रांस को क्या मिला? फ्रांस ट्यूनिक के ऊपर अपने अधिकार की स्थापना करना चाहता था। बर्लिन के राजनीतिकों द्वारा उसे इसकी साम्राज्यवादी नीति पर विरोध न करने का आश्वासन दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से इन देशों का मूल्यांकन किया गया। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बर्लिन सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से शॉर्ट में भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और है जार अलेक्जेंडर तृतीय। पढ़ पाइएगा तो पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, इसको भी पूछा जा सकता है लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है वो 1905 इसका रूस क्रांति। 1905 ईस्वी का जो रूस क्रांति है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि इसकी क्रांति के कारण क्या थे। तो 1905 ईस्वी की रूस की क्रांति के निम्नलिखित कारण आप बता सकते हैं। पहला, आप रूस की सामाजिक स्थिति बता सकते हैं। दूसरा बता सकते हैं जार सम्राटों की निरंकुशवादी नीति। ठीक है, उसकी निरंकुशवादी नीति थी जारों की, इसके वजह से ये जो है सो क्रांति हुई। तीसरा है भ्रष्ट नौकरशाही, अफसर लोग नौकरशाही भ्रष्ट हो गए थे जिसके वजह से लोग आम जनता त्रस्त हो गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट कारण है ना। चौथा है विभिन्न राजनीतिक संगठनों का उदय, बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक संगठन का उदय हो गया था जो जार के खिलाफ में क्या कर रहा था, विरोधी भावना डेवलप कर रहा था, लोगों की मांग को रख रहा था, आंदोलन कर रहा था। तो विभिन्न राजनीतिक संगठनों का उदय भी जो है सो यानी 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण है। पांचवा इंपॉर्टेंट कारण है रूस क्रांति 1905 की, वह है यूनानी कैथोलिक का चर्च का प्रभाव। यानी रूस का यूनानी कैथोलिक जो है चर्च राजधर्म घोषित किया जा चुका था, अतः चर्च जार की निरंकुशता का समर्थक था। ये चर्च जो था वो जार जो निरंकुश था ना उसका समर्थन करता था। राज्य का आश्रय पाकर यूनानी कैथोलिक चर्च के पादरी निरंकुश हो गए। जब चर्च राजा को जारशाही को मदद कर रहा है तो जारशाही भी इधर अपना फुल पावर में हो गया।
और जार के सपोर्ट से जो है सो पादरी लोग भी जो निरंकुश हो गया, जो मन करता था सो वो करता, जनता पर अत्याचार करता था। बौद्धिक कारण 1905 ईस्वी की रूस की क्रांति का बौद्धिक कारण भी था। क्या था भाई बौद्धिक कारण? इस काल में बुद्धिजीवियों ने अपने लेखों, जिस प्रकार से फ्रांस की क्रांति में, आप इसको भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार से फ्रांस की क्रांति में रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, दिदरो का योगदान था, उसी प्रकार से रूस क्रांति में बौद्धिक बुद्धिजीवियों का भी योगदान था। क्या हुआ? लेखन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से लोगों को जो है सो जार के खिलाफ में एकजुट करने का प्रयास किया ये बुद्धिजीवी वर्ग। इस काल में बुद्धिजीवियों ने अपने लेखों तथा विचारों से 1905 ईस्वी की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की, बैकग्राउंड तैयार की। 19वीं सदी में पुशिकिन, गोगोल, चेरनोवस्की, तुर्गनेव, टॉलस्टाय, चेखव आदि प्रसिद्ध साहित्यकार हुए। टॉलस्टाय का नाम बहुत फेमस है, पुश्किन का नाम बहुत फेमस है, गोगोल नाम का व्यक्ति थे जिन्होंने रूस की तत्कालीन व्यवस्था के प्रति लोगों को जागृत किया कि आपके साथ जार क्या कर रहा है, आपका किस प्रकार से शोषण कर रहा है। तो लोगों को जागृत करने का काम इस बुद्धिजीवी वर्ग किए। नाम याद रखिएगा, पुश्किन, गोगोल, चेरनोवस्की, तुर्गनेव, टॉलस्टाय, चेखव, ये सब व्यक्ति ने लोगों को जो है तो जागृत किया। विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों पर भी उनके विचारों का काफी प्रभाव पड़ा। जब इस तरह के बुद्धिजीवी वर्ग अपने लेखन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया, जार की बुराई करना शुरू कर दिया, इसका प्रभाव विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों पर भी पड़ा। और इसके परिणाम स्वरूप निहिलिस्ट एवं नॉर्डनिक आंदोलनों का जन्म हुआ। इसके वजह से क्या हुआ? निहिलिस्ट एवं नॉर्डनिक आंदोलन का जन्म हुआ। क्रांतिकारी विदेशी साहित्य पर सेंसर लागू था। क्रांतिकारी विदेशी साहित्य पर सेंसर लागू था, लेकिन इसके बावजूद गुप्त रूप से विदेशी साहित्य का रूस में आगमन होता था। गुप्त रूप से, चोरी छिपे से जो है सो विदेशी जो है सो बुद्धिजीवी, विदेशी जो है सो आपका जो ज्ञान आना चाहिए, जो सूचना आना चाहिए, वो आता था। क्रांति का प्रसार जारी रहा। ठीक है, अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के बाद मार्क्सवादी साहित्य का रूसी में तेजी से प्रचार हो रहा था। मार्क्सवादी जो साहित्य है वो तेजी से प्रचार होता। मार्क्सवादी आप जानते हैं कार्ल मार्क्स को एकदम नहीं भूलिएगा। कार्ल मार्क्स क्या कहते थे? दुनिया का मजदूर एक हो जाओ। उन्होंने दास कैपिटल की रचना की। तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय के बाद रसिया में जो है मार्क्सवादी विचार धीरे धीरे हावी हो रहे थे। ठीक है, इसको एकदम अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से क्या हुआ? इस बुद्धिजीवी वर्ग ने जार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। सातवां इंपॉर्टेंट कारण था रूस की जो क्रांति 1905 में, उसका कारण था इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गए थे, उसका भी प्रभाव जो है इस क्रांति में हुए। रूस जापान युद्ध, आपको मालूम होना चाहिए कि रूस की क्रांति 1905 का सबसे बड़ा जो कारण था, जिन्होंने लोगों को एकजुट किया कि अब जो है सो जारशाही सत्ता को समाप्त करना है, वो था रूस जापान युद्ध, जिसमें रूस की पराजय हुई थी। तो लोगों को बड़ा लगा कि यार मेरा इस देश को जो है सो गर्त में डाल दिया, मेरा देश का प्रतिष्ठा चला गया, क्योंकि छोटा सा देश जापान जो है, इतना बड़ा देश रसिया को पराजित कर दिया। तो रूस की क्रांति जो 1905 का है, उसका सबसे बड़ा तत्कालीन कारण था कि रूस और जापान युद्ध, जिसमें जापान ने रूस को पराजित कर दिया। तो ये आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रूसी क्रांति। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको रूस जापान युद्ध को भी नहीं छोड़ना है। रूस जापान युद्ध जो हुए, इसके क्या कारण थे, कब से कब हुए? 1904 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। ठीक है, युद्ध के क्या क्या कारण थे? जैसे पहला कारण था शिमनोत्सकी की संधि पर त्रिपक्षीय हस्तक्षेप। दूसरा कारण था मंचूरिया के प्रश्न को लेकर के दोनों के बीच टकराव हो गया। ठीक है, तीसरा जो सबसे है ना, इसका जो कारण था, मुख्य रूप से दो ही कारण सबसे ज्यादा है, शिमनोत्सकी की संधि और मंचूरिया के प्रश्न को लेकर के ये दोनों देश जो है सो आपस में क्या हो गए? टकरा गए। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो है जो घटनाएं घटे, रूस जापान युद्ध की घटनाएं, उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। रूस जापान युद्ध की जो समाप्ति होती है वो किस संधि के द्वारा होती है? पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा होती है। पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा रूस और जापान के बीच जो युद्ध हो रहे थे वो समाप्त हो जाते थे, माने समाप्त हो गए। तो आपको देखना है पोर्ट्समाउथ की संधि, आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि पोर्ट्समाउथ की संधि ये आपके हुए थे
5 सितंबर 1905 ईस्वी को, एकदम याद रखिएगा, 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पोर्ट्समाउथ की संधि हुई। किसके किसके बीच में हुई? रूस और जापान के बीच हुई। अब इसके क्या क्या शर्त थे उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कब हुए? आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पोर्ट्समाउथ की संधि किन दो देशों के बीच में हुई? तो रूस और जापान के बीच हुई। पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा किस युद्ध की समाप्ति हुई? तो रूस जापान युद्ध की समाप्ति हुई। तो थोड़ा सा प्यारे स्टूडेंट्स, आपको जो मैं इतना मेहनत करके छोटा छोटा चीज को बताने का प्रयास करते हैं, आप प्रीवियस वीडियो को देखिए जो मैंने आपको CC9 के लिए बताया था, उसमें लगभग क्वेश्चन उसी टॉपिक से आया। तो कृपया करके आप लोग जरूर वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, और निश्चित रूप से कुछ पॉइंट बनाइए अपने, आपके पास जो बुक्स हैं उसको अच्छे से पढ़िए कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमको ऐसा जवाब देना है। थोड़ा सा कलेक्शन कर लीजिए कि मैंने आपको कहां कहां क्या बता रहा हूं। पोर्ट्समाउथ किससे संधि है, शिमनोत्सकी की संधि किससे है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरह से यदि आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत न हो। जैसे मैंने आपको बताया कि शिमनोत्सकी संधि, अब आपको जानना है कि देखिए शिमनोत्सकी की संधि जो है 1894 1895 ईस्वी में चीन को परास्त कर उसे शिमनोत्सकी संधि करने के लिए बाध्य किया। इस संधि के अनुसार लियांतुंग फार्मोसा द्वीप पर जापान का अधिकार स्थापित हुआ। यानी प्यारे बच्चों, शिमनोत्सकी की संधि चीन और जापान के बीच हुई थी, इसको याद रखना है। पोर्ट्समाउथ की संधि जैसा कि मैंने आपको भी बताने का प्रयास किया, तो रूस और जापान के बीच जो युद्ध हो रहे थे पोर्ट्समाउथ संधि के द्वारा समाप्त होता है, ठीक है। चलिए, अब रूस और जापान युद्ध का क्या परिणाम हुआ इसको भी देखना है। जापान पर क्या प्रभाव पड़ा, रूस पर क्या प्रभाव पड़ा, अभी देखे ना। रूस जापान युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव रसिया पर पड़ा, रूस की क्रांति हो गई। लोगों का जो है सो जार के खिलाफ में वो आवाज उठाना शुरू किए, आंदोलन करना शुरू कर दिए। ये अलग बात है कि जार फिर उसको तरह तरह का आश्वासन दे करके दबा दिया आंदोलन को, लेकिन जार के खिलाफ एक आंदोलन को क्रिएट किया कि नहीं। 1905 की रूसी क्रांति में इसका सबसे बड़ा योगदान है रूस और जापान युद्ध का, जिसमें रूस पराजित हुआ था। तो इसको थोड़ा सा देखना है कि रूस पर क्या प्रभाव पड़ा, रूस जापान युद्ध का, यूरोप की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको देखना है, आपको लिखा हुआ है बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति आपको ध्यान रखना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, उसके क्या कारण थे, ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटना है। और आपका देखिएगा सिलेबस में लिखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रसिया, प्रथम विश्व युद्ध और रसिया। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें देखने का प्रयास कीजिएगा कि क्या क्या चीज हो रहा था, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए प्रथम विश्व युद्ध में आर्क ड्यूक और उसकी पत्नी की जो हत्या कर दी गई थी, इस डेट को मुझे लगता है थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। वो डेट था 28 जून 1914 ईस्वी को, है ना जी। ऑस्ट्रिया का राजकुमार जो है सर्बिया घूमने गए थे, है ना, तो वहीं पर उनकी हत्या कर गई थी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1914 ईस्वी को, यानी ये यहां से प्रथम युद्ध प्रारंभ हो जाता है 28 जुलाई 1914 ईस्वी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि यहीं से प्रथम युद्ध का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। आगे है ब्रेस्ट लिटवस की संधि कब हुई। ब्रेस्ट लिटवस की संधि आपका जो है, आप ध्यान रखिएगा, 3 मार्च 1918 ईस्वी को हुई थी ब्रेस्ट लिटवस की संधि, ठीक है। तो चलिए इसको आगे देखिए। इसमें जो आपको ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बोल्शेविक क्रांति है ना। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, इसके क्या कारण थे, इसका क्या प्रभाव हुआ, ठीक है। देखिए क्या होता है। 1917 ईस्वी की रूस की बोल्शेविक क्रांति मानव सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, एकदम इसको कर लीजिए। इतिहासकारों ने इसकी तुलना 1789 ईस्वी की फ्रांस क्रांति से की है। दोनों ही क्रांति का उद्देश्य शोषण से मुक्ति पाना था। फ्रांस सामंतवाद के जाल से मुक्त होना चाहता था, वहीं रूस पूंजीवादी जाल से मुक्त होना चाहता था। दोनों ही क्रांतियां अपने महान आदर्शों के कारण अंतर्राष्ट्रीय हो गई। जहां देखिए फ्रांस की क्रांति लुई से, है ने,
निरंकुशता से मुक्त होना चाहती थी, वहीं रशियन जो है किससे मुक्त होना चाहते थे? पूंजीवादी व्यवस्था से मुक्त होना चाहते थे। 1917 ईस्वी की महान बोल्शेविक क्रांति के कारण निम्नलिखित थे। क्या क्या कारण थे? जार का निरंकुश शासन। तो आपको थोड़ा सा देखना है कि भैया इस समय जार कौन था। तो देखिए, रूस का जार निरंकुश शासक था। वह राज्य और चर्च दोनों का प्रभाव था, उस पर राज्य जो है और चर्च का प्रभाव दोनों था, तथा शासन, राजनीति एवं धर्म सभी उसमें असीमित अधिकार प्राप्त था यानी जार में। यद्यपि 19वीं शताब्दी से ही यूरोप के अनेक देशों में नवीन एवं उदारवादी विचारधारा प्रवेश हो चुका था। संसदीय शासन व्यवस्था को भी स्थापना हुए थे, लेकिन रूस इन सबसे दूर था। बहुत जगह जो है सो संसदीय व्यवस्था शुरू हो गया था, लेकिन रूस इससे दूर था, है ना। और अपनी पुरानी व्यवस्था पर चल रहा था। जार शोषण कर रहा था, जार के हाथों में असीमित शक्तियां थी। ठीक है, अलेक्जेंडर प्रथम और अलेक्जेंडर द्वितीय ने कुछ सुधार अवश्य किए। जार अलेक्जेंडर प्रथम और अलेक्जेंडर द्वितीय, प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि जार अलेक्जेंडर ने कई तरह का सुधार किया। सेंसरशिप से मुक्त किया, विश्वविद्यालय पर जो प्रतिबंध उसको खत्म किया, दास प्रथा को खत्म किया। कई तरह के जो प्रतिबंध थे वो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने खत्म किया। इसलिए तो एक क्वेश्चन आपको आने की प्रबल संभावना है कि किसको मुक्तिदाता जार के नाम से कौन जार प्रसिद्ध थे? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। दास प्रथा को किसने समाप्त किया? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। बहुत सारा सुधार उसने किया था। बोलता कि अलग बात है, अलेक्जेंडर प्रथम और अलेक्जेंडर द्वितीय ने बहुत हद तक रूस की राजनीति में सुधार करने का प्रयास किया, कई तरह के जन कल्याण काम किए। ठीक है, ठीक है, लेकिन शासन क्रांति के पूर्व तथा निरंकुश में अत्याचारी बना रहा। लेकिन जैसे कि जो क्रांति हुई इसके पहले जो है अत्याचार इस तरह का चलता रहा। निकोलस प्रथम, अलेक्जेंडर तृतीय एवं निकोलस द्वितीय भी निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी था। कौन कौन भाई? अलेक्जेंडर तृतीय, निकोलस द्वितीय ने भी निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक। निकोलस द्वितीय, रूस की जनता जार के शासकों के निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन से तंग आ चुकी थी और अब उससे मुक्त होना चाहती थी। अब वो समय आ गया था। इस तरह का जो जार मैंने आपको बताया, अलेक्जेंडर तृतीय, निकोलस द्वितीय, इससे स्वेच्छाचारी शासन, स्वेच्छाचारी का शासन मतलब होता है मेरा जो मन करेगा, मेरी जो इच्छा कर रहा है वैसे शासन व्यवस्था हम कर रहे हैं, हम पर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। तब वह समय आ गया था कि इस तरह की स्वेच्छा सारी शासन व्यवस्था पर नियंत्रण लगाया जा सके, लगाम लगाया जा सके, और वह था बोल्शेविक क्रांति। तो ये आपका पहला कारण हो गया बोल्शेविक क्रांति जो 1917 ईस्वी में हुई, जार का निरंकुश शासन प्रबंध। दूसरा है भ्रष्ट नौकरशाही। रूस के पदाधिकारी अयोग एवं भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं थे, भ्रष्टाचार थे।